की तरफ बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न की तरफ। स्तूप, मंदिर, मस्जिद व चर्च की स्थापत्य योजनाओं एवं उनके प्रतीकात्मक अर्थों के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने आपको क्या कहना है, कह रहा है कि जो स्तूप होता है, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने प्राचीन समय हुआ करता था, उसमें अलग अलग प्रकार की इमारतें हुआ करती थी। उसमें एक हुआ करते थे स्तूप, क्या हुआ करते थे, स्तूप हुआ करते थे। मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों का निर्माण होता था। मस्जिदों का निर्माण होता था, किनका, मस्जिदों का निर्माण होता था। और चर्च का निर्माण होता था। तो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनका जो निर्माण हुआ, उसके अंदर उनके प्रतीकात्मक, मतलब उनके जैसे प्रतीक हैं, उनका आपको क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपेयर द आर्किटेक्चर प्लान एंड द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ स्तूपा, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड चर्च, सबका बताना आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखो, मैं पहले सबसे पहले अगर अपन बात करें, स्तूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्तूप की बात करेंगे। अब स्तूप की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, गोलाकार एंड व दक्षिणापथ इसमें वो होता है, मतलब गोलाकार आकार में होता है। किस में होता है, गोलाकार आकार में होता है, एकदम गोल गोल आकार में होता है। प्रतीकात्मक अर्थ होता है बुद्ध के परिनिर्वाण और ब्रह्मांड का प्रतीक। देखो, जो ब्रह्मांड है ना, वो पूरा का पूरा आपके सामने गोल है। और जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण देखने को मिलता है उनके समय काल के अंदर भी, मतलब जो बौद्ध सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, उसके अंदर स्तूपों का निर्माण ज़्यादातर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। और इसमें इसका संबंध ब्रह्मांड से होता है। अगले वाला की बात करें, आपके सामने जो मंदिर वगैरह होते हैं, तो मंदिर हमेशा चौकोर देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, चौकोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, गर्भगृह, मंडप और शिखर देखने को मिलती है। और इनकी निर्माण शैली भी 2 अलग प्रकार की, नागर और द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं। नागर उत्तर भारत में होती है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला होती है। मेरू पर्वत व देवी ऊर्जा का केंद्र होते हैं। किसका केंद्र होते हैं, जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो देवता होते हैं, है ना, उनकी जो ऊर्जा है वहाँ पर देखने को मिलती है। भाई मंदिरों की अगर काफ़ी एक आता है कि भाई अगर एक बात बताए, मंदिर में ऐसा क्या है जो बाहरी स्थान में नहीं है, तो मंदिर का एक जो सबसे प्रमुख स्थान होता है, वहाँ पर देवीय ऊर्जा देखने को मिलती है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने मस्जिद। मस्जिद में क्या होता है, खुला प्रांगण। देखो यहाँ पर आपके सामने जो इनका भाई जो देव जो होता है, आपके सामने जगह होती है, लेकिन बाहर आपके सामने नमाज वगैरह पढ़ने के लिए खुला प्रांगण देखने को मिलता है ना। मिहराब और आपके सामने मीनार देखने को, ऊंची ऊंची जो आपके सामने देखो, चारों तरफ आपके सामने क्या रहती है, ऊंची ऊंची आपके सामने मीनारें वो देखने को मिलती हैं। खुला प्रांगण रहता है। और आपके सामने ये जो वाली जगह है, जो मिहराब के नाम से जाना जाता है। समानता व मक्का कबीला की ओर दिशा होती है, मतलब सभी लोगों की तरफ समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, सभी लोगों की समानता की बात करता है। और आपके सामने जो मक्का है, उसमें जो मस्जिद का जैसा निर्माण है, उसी को फॉलो किया जाता है। चर्च की बात करें, चर्च में क्या होता है, कुरीफॉर्म, क्रॉस के आकार को देखने, चर्च कैसे देखने को मिलता है, क्रॉस आकार में देखने को मिलता है। नेव और वेदी भी देखने को मिलती है। ईसा मसीह, कुरुस और सर्वक की उठती दृष्टि के बारे में इसको निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो स्तूप, मंदिर, चर्च व स्थापत्य कला में देखने को मिलती हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, सांची स्तूप का ऐतिहासिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको, जो सांची स्तूप है, कौन सा स्तूप है, जो सांची स्तूप आपके सामने, उसका ऐतिहासिक स्थापत्य कला क्या है, उसका जो प्राचीन समय से चला आ रही स्थापत्य कला और उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चर एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सांची स्तूप। हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। क्या है भाई इसका महत्व। सबसे पहले तो बात करें, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। समझ में आ गया। उसके बाद में अगले वाला बौद्ध दर्शन और शांति का जीवित प्रमाण है। किसका, बौद्ध दर्शन, जो भगवान बुद्ध के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का जो साहित्य है, क्या है, जो साहित्य है, उसका प्रमाण देखने को मिलता है। और शांति का प्रतीक देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म में शांति का प्रतीक तो देखने को मिलता है। एक बार अपन सारा का सारा आपके सामने जो सांची स्तूप है, इसको देख लेते हैं, है ना, इसकी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। सबसे पहले बात करें, इसका जो डोम है,
जो इसका आपके सामने ये पूरा का पूरा आकार होता है डोम, इसको अंड के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मांड के प्रतीक है। किसका? जो ब्रह्मांड होता है ना, मैंने आपके सामने इसका जो पहले की तरफ आपके सामने बताया था ना, ये देखो मैंने बताया था, इसको गोलाकार अंड बोला जाता है, इसका डोम भी बोला जाता है इसको। ये किसका प्रतीक होता है भाई? आपके सामने ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड गोल है, उसी रूप में इसको दिखाया जाता है गोल स्वरूप के अंदर। समझ में आ गया? ठोस और अर्ध गोलाकार गुंबद होती है। अच्छा, गुंबद भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अर्ध गोलाकार होती है, पूरा गोला भी नहीं होता है, अर्ध गोलाकार होती है। ऊपर की तरफ इसमें रहता भाई एक, है ना, ऊपर की तरफ ये दो तीन चीजें आपके सामने देखने को मिलती है। इसको छत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको छत्र बोला जाता है ना। छत्र में क्या होता है? महात्मा बुद्ध, धम्म और संघ की त्रिस्तरीय प्रतीक, और ये तीन ही चीजें देखने को मिलेंगी इसकी, है ना। तो महात्मा बुद्ध के अंदर आपके सामने तीन चीजें, जो त्रिपिटक देखने को मिलता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। उसी तरीके से आपके सामने जो जो बौद्ध धर्म, उसके तीन स्तर हैं, उन्हें तीन स्तरों को आपके सामने इस छत्र के अंदर दिखाया जाता है। किसमें? इस छत्र में इन तीनों स्तरों को दिखाया जाता है। अगले वाला होती है हर्मिका। अगले वाली का क्या होती है? जो ये तीन आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो पट्टियां देख या गोलाकार जो चीजें देखने को मिलती है, उसको एक चौकोर आकार पट्टी के ऊपर टिका रहता है, जिसको हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं आपके सामने? हर्मिका। हर्मिका क्या होती है? हर्मिका गुंबद के शीर्ष पर देवताओं का निवास होता है। मतलब यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म के जो देवी देवता हैं वो इस पर निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है, और इसको हर्मिका के नाम से जाना जाता है। एक एक चीज भाई अच्छे से समझ लेना है आपको। समझ में आ गया? चलिए, और आगे की तरफ जो प्रवेश द्वार होता है, जहां से इसको देखने के लिए लोग अंदर एंट्री करते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है? तोरण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तोरण के नाम से इसको जाना जाता है। तोरण के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जातक कथाओं के उकेरे गए चार अलंकृत प्रवेश द्वार, चार अलग अलग प्रकार के प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं, और जातक कथाएं। अब जातक कथाएं क्या? जो महात्मा बुद्ध के आसपास के समय, जो महात्मा बुद्ध ने कैसे उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उनके बारे में जो चीजें बताई जाती हैं, उसी को आपके सामने क्या कहा जाता है? जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी सारी चीजें? पूरा का पूरा सांची का बौद्ध स्तूप, उसके बारे में भी आपको मैंने खुद भी से भी बता दिया है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, ताजमहल का ऐतिहासिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? जो ताजमहल है उसका जो ऐतिहासिकल, हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट, जो इसका आर्किटेक्चरल है, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो इसका सांस्कृतिक कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? इसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले अगर अपन विस्तार से चीजों को देखें तो मुगल वास्तुकला और चर्मोत्सव, भारतीय, फारसी व इस्लामी शैलियों का अद्वितीय। इसमें देखो, सबसे पहले भारतीय मुगलों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो भारतीय शैली देखने को मिलती है, तथा मुगल अपने साथ फारसी और इस्लामी शैली पर लेके आते हैं, क्योंकि जो फारस से तो आपके सामने जो फारसी है उसका तो संबंध मुगलों से रहा है, तो फारसी शैली भी लेकर आते हैं, और इस्लामी शैली का भी उसमें समन्वय देखने को मिलता है। कौन सी शैली का? इस्लामी शैली का भी उसमें समन्वय देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म से संबंधित तो ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाले बिंदु की बात करें, चार बाग योजना, सर्वग के बगीचे की आधारित इसके ज्योतिमय आकार। मतलब देखो ये रहा, इसके चारों तरफ आपके सामने जो बगीचा वो देखने को मिलता है, इसको चार बाग योजना के नाम से जाना जाता है। एक जो इस्लाम धर्म के अंदर जो सर्वग, उसके अंदर बगीचे की बात की गई, वही बगीचा यहाँ पर भी बनाया गया। अगले वाला है पीटरा ड्यूरा। पीटरा ड्यूरा क्या है? सफेद मकराना संगमरमर पर कीमती पत्थरों का जटिल जड़ाऊ कारीगरी। तो इस पे जो, एक मिनट के लिए कोशिश करता हूँ अगर ये जूम हो जाए तो, यहाँ पर देखो, ये जितनी भी जो कारीगरी देखने को मिल रही है, जितनी भी जो इसके ऊपर कारीगरी देखने को मिल रही है, उसको पीटरा ड्यूमा बोला जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीटरा ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। जो सफेद संगमरमर है, कौन सा संगमरमर है? सफेद संगमरमर है, संग जो मरमर है, उससे इसका जो निर्माण हुआ है, उसी को पीटरा ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक प्रतीक, शाहजहां द्वारा निर्मित प्रेम तत्कालीन साम्राज्य वैभव का साक्षात प्रतीक भी है। किसका प्रतीक? आपके सामने जो शाहजहां ने, किसने इसका निर्माण कराया था? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और शाहजहां के द्वारा ये निर्मित किए गए, इसमें प्रेम, है ना, और जो तत्कालीन जो सामाजिक वैभव और शासन का प्रतीक देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना भाई, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, अगले वाला प्रश्न है, अगले वाला प्रश्न है
कोंकण का सूर्य मंदिर का स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो जो कोंकण का सूर्य मंदिर है, कौन सा मंदिर है? कोंकण का जो सूर्य मंदिर है, कोंकण का जो सूर्य मंदिर है उसकी स्थापत्य कला कैसी है, उसकी स्थापत्य कला कैसी है उसके बारे में बताना है। कोंकण सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला और उसका सांस्कृतिक महत्व बताइए। क्या करना है? उसका सांस्कृतिक महत्व बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका सांस्कृतिक महत्व आपको बताना है। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कोंकण सन टेम्पल। तो कोंकण सन टेम्पल का क्या क्या है? कलिंग, लाल बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो इसको समझना है कि उड़ीसा के अंदर ये है और वहां के आपके सामने लाल पत्थर से, कौन से पत्थर से? लाल पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। क्यों? कौन से पत्थर से निर्माण कराया गया? लाल पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। साथ के साथ काले ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया गया है। कौन से ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया? काले ग्रेनाइट का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, समय और गति। 24 पहिए जो दिन के और 7 घोड़े आपके सामने सप्ताह के दिनों को दिखाते हैं। तो इसमें क्या है? 24 घोड़े हैं, अलग अलग प्रकार के 24 घोड़े इसके अंदर दिखाए गए। जो किसकी बात करते हैं? जो 24 घोड़े जो दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं उसकी बात की, और सप्ताह के 7 दिनों को दिखाया गया है। और जो देवताओं के विशाल रूप के समान दिखाया गया जिनको। ब्लैक पेगोडा यूरोपियन नाविकों द्वारा दिया गया नाम, प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण नोवन लैंडमार्क था। तो ब्लैक पेगोडा आपके सामने जो यूरोपियन जो नाविक हैं उनके द्वारा ये नामकरण दिया गया है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, खजुराहो मंदिर समूह की स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ खजुराहो टेम्पल। तो जो खजुराहो के टेम्पल हैं, किसके? जो खजुराहो के जो टेम्पल हैं उन टेम्पल का आपके सामने मंदिर समूह की स्थापत्य कला और जो सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। खजुराहो के जो मंदिर है वो नागर शैली के उत्कृष्ट है। नागर शैली कौन सी शैली होती है आपके सामने? जो उत्तर भारत की जो शैली है, उत्तर भारत की शैली, उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। चंदेल राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया। ऊंचे चबूतरे पर शिखर जैसी जो शैलबंद संरचना है। जो जितने भी जो आपके सामने चंदेल वंश हैं वो आपके सामने उत्तर भारत के राजस्थान के जो वंश हुआ करते थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया खजुराहो के मंदिरों का। अगला है कला और दर्शन का संगम। बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की बात करते हैं। तो खजुराहो के मंदिर के बाहर आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां उकेरी गई हैं जिसमें जो मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के जो कर्म है वो करने चाहिए। कौन से होते हैं आपके सामने? अर्थ, पैसा कमाना चाहिए, धर्म पर के हिसाब स्थान पर चलना चाहिए और मोक्ष के हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए। तंत्र व पंचायत शैली, तांत्रिक मान्यताओं के प्रभाव तथा मुख्य जो सहायक होती है उनको आपके सामने पंचतात्मक चीजों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर आप आगे बढ़े, कुतुब परिसर और हुमायूं के मकबरे का ऐतिहासिक व स्थापत्य महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? जो कौन सा? जो कुतुब परिसर है, कौन सा परिसर है? कुतुब परिसर है। और हुमायूं का जो मकबरा है उसका जो ऐतिहासिक व स्थापत्य महत्व उसके बारे में बताना। एनालाइज द हिस्टोरिकल एंड द आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स एंड हुमायूं टू। कुतुब परिसर में क्या है? भारत में इस्लामी सत्ता का स्थापना का विजय स्तंभ। कुतुब परिसर को क्या बोला जाता है? भारत में इस्लामी सत्ता एवं जो विजय होती है उसके रूप में इसको देखा गया है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग व कुरान के आयतों का जटिल निकासी देखने को मिलती है। जब भाई इस्लाम धर्म है, कौन सा इस्लाम धर्म है? सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो गुलाम वंश है उनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपके सामने कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इस्लामी सत्ता का यहाँ पर देखने को मिलता है। और पत्थर कौन सा? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। हुमायूं मकबरा हुमायूं की याद में इसकी बनाया गया था। मुगल वास्तुकला का प्रारंभिक प्रोटोकॉल, ताजमहल से प्रेरणा। समझ में आ गया? ताजमहल की प्रेरणा जो कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, उसी से ली गई है और दिल्ली के अंदर है भैया। भारत का पहला दोहरा गुंबद डबल डोम का उसमें प्रयोग किया गया और 4 बाग का विशाल प्रयोग भी देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अजंता व एलोरा गुफाओं के ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? जो अजंता व एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके जो ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जो महत्व है, कौन सा महत्व है? अजंता या एलोरा की गुफाओं का धार्मिक सांस्कृतिक जो महत्व उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। शैलकृत वास्तुकला, देखो ये अलग अलग प्रकार के जो अंदर जो पहाड़ को काटकर इसका जो चट्टानों पर इसका निर्माण कराया गया है। अजंता पूर्णतः बौद्ध धर्म को समर्पित है। जो अजंता है ना, नाम से पता चल रहा है कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेस्को, भित्ति चित्र व जातक कथाओं का जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं उसका इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। एलोरा में आपके सामने हिंदू मंदिर है, कैलाश मंदिर व जैन गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, महाबलीपुरम के स्मारकों का ऐतिहासिक स्थापत्य महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने, महाबलीपुरम है ना मंदिर है, उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ महाबलीपुरम मोन्यूमेंट। द्रविड़ शैली का आरंभ, पल्लव राजवंशों द्वारा निर्मित दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला का जन्म स्थान देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में जो जो भी मंदिर है सब के सब द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। एकाश्म रथ, एक ही विशाल चट्टान के तराश कर बनाए गए 5 रथों का निर्माण किया गया। 5 रथ हैं, वो इसका निर्माण इसमें देखने को मिलता है और गंगा का अवतरण भी देखने को मिलता है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न आपके सामने शायद इस, हाँ लास्ट नंबर प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर का स्थापत्य व साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो बृहदेश्वर मंदिर का, तंजावुर मंदिर का स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। कि कौन से शासनकाल में इसका निर्माण कराया था? चोल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। राजा राज चोल के द्वारा इसका निर्मित है। शक्ति व भक्ति का सबसे शानदार समन्वय देखने को मिलता है। ग्रेनाइट वास्तुकला, बिना किसी जड़ूनार बिल्डिंग, मतलब इसका देखो ये पूरा का पूरा मंदिर है ना, इसमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के दो चीज़ों को जोड़कर नहीं बनाया गया है। सीधा का सीधा ग्रेनाइट जो पत्थर है उस पर इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। विशाल विमान, 216 फीट ऊंचा गोपुरम सहित मुख्य टावर जो विकसित द्रविड़ शैली का सर्वोच्च उदाहरण है। क्या इसमें जो 216 फीट आपके सामने गोपुरम, जो ऊपर वाली जगह इसको गोपुरम बोला जाता है, इससे इसका निर्माण कराया गया है। सामाजिक केवल पूजा स्थल नहीं है बल्कि आपके तत्कालीन समाज का सबसे बड़ा बैंक रोजगार प्रदान करने वाली जगह के रूप में देखा जाता है।